सो वेलकम बैक चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे आज, ब्रिंगिंग अप कारी। अब कारी जो है वो एक 5 महीने का छोटा सा बेबी एलिफेंट है, यानी कि छोटा एलिफेंट का बच्चा है जिसकी उम्र है अभी 5 साल। और वो अपने 9 साल के फ्रेंड और कीपर, यानी कि उसका एक कीपर हम कह सकते हैं कि उसकी देखभाल करने वाला एक लड़का है जो उसका दोस्त भी है, वो 9 साल का है। और ये कारी जो है वो उसके साथ रहता है, दोनों मिलकर रहते हैं। Kari does not eat much, just about 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। कारी जो है वो ज़्यादा खाना नहीं खाता है, वो सिर्फ 16 किलोग्राम, हर दिन का 16 किलो घास फूस खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। अब कारी जो है, जो कि एक हाथी है, वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही समझदार है। और उसने लगभग एक बॉय को, एक लड़के को, ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूबना, तो डूबते हुए भी उसने बचाया था। Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि वो 5 साल का था कारी, 5 महीने का था कारी। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो कारी जो है वो 5 महीने का था जब उसको वो लड़के के पास भेजा गया ताकि वो उसकी केयर कर सके। वो लड़का कौन है? 9 साल का लड़का जिसके साथ वो रहता था। और आगे वो बता रहे, आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। अब वो व्यक्ति, वो लड़का जो है 9 साल का, वो बताता है कि मैं 9 साल का था जब वो मेरे पास आया, और मैं अपनी टिपटो मतलब आपको पता है ना, हम कभी कभी एड़ियाँ ऊंची करके खड़े हो जाते हैं, यानी कि अपने पैरों पे, जैसे आगे बहुत भीड़ है और ऊपर से हमको कुछ देखना है, तो हम कैसे अपनी एड़ियों पे खड़े, पंजों पे खड़े रह के देखते हैं। तो इसी तरीके से वो बोलता है लड़का कि जब वो अपनी टिपटो यानी कि अपनी एड़ियों पे खड़ा होता है, अपने पंजों पे खड़ा होता है, तो वो उसकी बैक, कारी की कमर तक, बैक तक पहुंच जाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, यानी कि कारी जो है वो 2 साल तक इतना ही ऊंचा रहा, उसकी हाइट इतनी ही रही। वी ग्रू टुगेदर, हम साथ में बड़े हुए। दैट इज़ प्रॉब्ली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। ही लिव्ड इन अ पेविलियन अंडर अ थैच्ड रूफ which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. अब कारी जो था एक पवेलियन, इनकी एक ऐसी जगह पर रहता था जो ऊपर से कवर्ड थी और घास फूस से, और साइडों में बड़े बड़े पोल्स लगे हुए थे, और पोल्स वगैरह जो थे उनके सहारे ऊपर का जो घास फूस थी वो टिकी हुई थी कि कारी अगर उन पोल से टकराए भी, उनसे रगड़े भी, तो ऊपर से छत जो है वो गिरे नहीं, इस प्रकार से उसको बनाया गया था। One of the first things Kari did was to save the life of a boy. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in water for a long time. On coming out of his skin would be shining like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. अब कारी के बारे में बताया कि कारी जो था उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया, और वो ज़्यादा खाना तो खाता नहीं था, लेकिन फिर भी उसको 40 पाउंड जितना ट्विग रोज का चाहिए होता था, 40 पाउंड जितना। और वो उससे, उसको चबाता रहता और उससे खेलता रहता था। ट्विक्स मतलब होता है तिनके, घास फूस यानी कि। तो कारी जो था उससे खेलता था और उसको चबाता भी था, खाता भी था। और हर रोज़ ये जो लड़का था 9 साल का जो कारी की देखभाल करता था, वो उसको रिवर पे ले जाता था, नदी में ले जाता था, और वहाँ पर कारी जो था वो सो जाता था बीच में जाके, और वो लड़का उसकी पीठ पे नदी की सैंड, नदी की जो रेत होती है उससे उसकी पीठ को मसलता था, और उसको बहुत मज़ा आता है करने में। लगभग घंटों तक वो वहीं पर ऐसे ही करता रहता था, और जब वो बाहर निकलता उस पानी से नहाकर, तब वो एकदम चमकता था और वो चिल्लाने लगता था। हाथी आपको पता है ना कैसे दहाड़ता है, तो ऐसे वो दहाड़ने लगता था खुशी के मारे। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated and an elephant will not touch it. अब जो ये हाथी था, उसके नहाने के बाद वो जो बच्चा था
वो हाथी को पानी से बाहर निकालने के लिए उसका कान पकड़कर उसको पानी से बाहर ले जाकर उसको रास्ता दिखाता था, क्योंकि इसी को एक आसान तरीका बताया जाता है जिससे हाथी को हम रास्ता या जानवर को रास्ता दिखा सकते हैं। और फिर वो हाथी को ले जाके जंगल में एक जगह पर छोड़ देता था, एक जगह पर, और वो लड़का वो खुद जंगल के अंदर उसके लिए डिनर मतलब हाथी जो है वो डिनर किस चीज़ से करेगा, वही घास फूस जो है, हरी घास वो खाते हैं। तो लड़का जो था वो लेने चला जाता था और लगभग आधा घंटा लगता था हैशेट को तीखा करने में। उसका जो काटने का जो औजार था जिससे जो झाड़ घास फूस काटता था उसको हैशेट बोलते हैं, और उसको पहले वो तीखा करता था जिसमें आधा घंटा लग जाता था, और फिर वो ट्विग्स को लेकर, यानी कि जो टहनियाँ थी, तिनके थे जो खाने के लिए घास फूस थी, उसको लेकर वो आ जाता था। लेकिन अगर वो म्यूटिलेटेड होते, यानी कि वो जो घास फूस है वो अच्छे से नहीं कटी होती थी, तो वो हाथी था कारी जो, वो उसको हाथ भी नहीं लगाता था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाथी को भी परफेक्शन पसंद थी। ये सब चीज़ जो है एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे आप घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो पता है सैलड वगैरह भी देते हैं, काट के तो एकदम सजा कर देते हैं, अच्छे से देते हैं, तो सजा हुआ और साफ़ सुथरा कटा होता है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बिना ध्यान से काटे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा काट दें, तो वो बहुत ही ऑड, बहुत ही ख़राब लगता है। तो वैसे ही हाथी तक को ये आदत थी कि मेरा खाना साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance, as he was still very young. The call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and I ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. अब एक दिन की घटना बताई गई है। ये जो लड़का था, ये कार्य के लिए जो ट्विग्स लेने जाता था, यानी घास फूस लेने जाता था खाने के लिए, वो काम बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि इसको जो घास पसंद थी वो एकदम साफ़ सुथरी और एकदम ताज़ा घास जो कि सॉफ्ट हो। लेकिन अब ऐसी घास ढूंढने के लिए अलग अलग तरह तरह के पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था, जो कि बहुत ही कभी कभी ख़तरनाक भी होता था। लेकिन एक दिन जब ये ऊपर चढ़कर, मार्च के महीने में बात है, स्प्रिंग डेज थे, तो उस समय जब ये ऊपर से एक दिन काट रहा था ट्विग्स को, घास फूस काट रहा था, तो अचानक इसने सुना कि जो हाथी है वो चिल्ला रहा है एक बच्चे की तरह। तो इस लड़के को लगा कि शायद कोई उसको परेशान कर रहा है, इसलिए ये लड़का फटाफट से दौड़ा, सब अपना काम छोड़कर। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसने हाथी को छोड़ा था, तो हाथी वहाँ पर था ही नहीं। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. I went near the edge of the water and I saw black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. अब जब उन्होंने देखा, वो लड़के ने, कि हाथी वहाँ पर नहीं है, तो वो दौड़कर एक जहाँ पर नदी थी वहाँ पर पहुँचा, तो उसने देखा एक ब्लैक फिगर, यानी कि वहाँ पर दूर उसको हाथी दिखाई दिया जो कि पानी के अंदर था। अब इतने बड़े जानवर, लगभग 400 पाउंड उसका वजन बताया गया हाथी का, तो 400 पाउंड के जानवर को आप क्या नदी के अंदर कूद के बचा सकते हैं? एक तरफ पानी का बहाव और दूसरी तरफ इतना भारी भरकम जानवर। तो इट वॉज लुकिंग इम्पॉसिबल कि अभी ये हाथी जो है पानी में डूब गया है, इसकी मदद नहीं की जा सकती। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने पाया, हाथी ने जब इसको देखा, यानी कि हाथी को अभी आइडिया नहीं था कि ये पहुंच चुका है वहाँ पर, उसको देख रहा है, लेकिन जब हाथी ने इसको देखा वहाँ पहुँचे हुए, तो वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो इसी दौरान ये बच्चा जो था, ये लड़का भी उसमें कूदा, और इसको बहुत अच्छे से तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी ये कूदा, और इसने देखा नीचे, तो नीचे एक लड़का जो था वो डूबा हुआ पड़ा था।
तो इसने फटाफट उसको अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। ऑल्दो ये भी बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, इसको स्विम नहीं आता था करना, लेकिन फिर भी इसने उसको पकड़ा और बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन पानी का बहाव जो था वो इतना तेज़ था कि वो इसको फिर से अंदर की तरफ ले जाता हुआ दिखा। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again, but at this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the riverbed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt लाश पड़ी है, यानी कि एक बच्चा डूबा हुआ पड़ा है, यानी कि वो उसके तल पे पड़ा है। तो इस बच्चे ने उसको उठाया और कोशिश की उसको बाहर निकालने की, लेकिन करंट बहुत तेज था, इसलिए बड़ी मुश्किल हुई। और ये देखकर, ये जो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था ये लड़का, इसको देखकर हाथी जो था वो भी फिर से कूद पड़ा। मतलब वो पानी के, नदी के बीच में आधे रास्ते तक वो पहुंच चुका था और वो कोशिश कर रहा था कि वो भी उसको बचा सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ रही थी, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। वो अपनी सूंड से कोशिश कर रहा था इनको पकड़कर बाहर निकालने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। इसने अपनी सूंड उनकी तरफ बढ़ाई, उस लड़के ने उस हाथी की, कारी की सूंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पानी से गीली होने की वजह से सूंड हाथ से फिसल गई। और इसने फिर से ट्राई किया कि वो ऐसा कर पाए, लेकिन वो सूंड को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ये काफ़ी दूर पहुंच चुके थे नदी में बहते हुए पानी के साथ। तभी इस लड़के ने अपने पाँव से एकदम से एरो, जैसे आपने देखा तीर कमान, तीर कैसे छूटता है कमान में से, उसी प्रकार अपने आप को नीचे से ज़ोर लगा के खींचने की कोशिश की ऊपर की तरफ। और जब इसने ऐसा किया तभी इसने पाया कि इसकी गर्दन पे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लिपटा हुआ है। पहले तो ये डर गया कि ये कोई सी एनिमल है जो मुझे खा जाएगा, समंदर में रहने वाला कोई सांप होगा, कोई बड़ा जानवर होगा जो मुझे खा जाएगा। लेकिन बाद में इसने रियलाइज़ किया कि वो तो हाथी, जो कि कारी था, उसकी सूंड थी, और इसने सूंड से पकड़कर इन दोनों को बाहर निकाला किनारे की तरफ। Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than other. कारी जो था एक छोटे से बच्चे के समान ही था, भले वो हाथी था लेकिन था तो बच्चा ही। Yes, कारी sir. को अच्छी अच्छी आदतें सिखाई गई थी, और उसको अच्छी आदतें सिखाई जाती थी, लेकिन अगर उसको ये सब चीज़ें ना बताई जाएँ तो बहुत ही नोटोरियस था, बहुत ही ज़्यादा शैतान, बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर वो जानवर था, क्योंकि ऑल्दो था तो वो बच्चा ही ना। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on the table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruits. The next time the fruits disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and so you know he had always lived on twigs. अब एक दिन की बात है, इनके घर में जो लड़का है उसके घर पे जो बनानास, फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, उसने बनानास वगैरह विंडो के पास रखे होते थे, एक बास्केट के अंदर डाइनिंग रूम में। और एक दिन बनानास सारे डिसअपियर हो गए, यानी कि सारे गायब हो गए। अब ब्लेम, यानी कि किसने खाए ये पता लगाने की कोशिश की गई, तो ऐसा अंदेशा लगाएगा कि नौकर जो थे इनके घर पे उनमें से किसी ने या उन्होंने ही उन सारे केलों को खा लिया है। ऑल्दो ऐसा हुआ
नहीं था, क्योंकि सर्वेंट ने कुछ नहीं किया था। सारा जो केले थे, बनाना थे, वो तो किसने खाए थे? कारी ने। और दूसरी बार फिर से ऐसा ही हुआ, एक बार कई दिनों के बाद जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो सारा जो ब्लेम था वो हाथी के ऊपर नहीं डाला गया, बट उस लड़के पे डाल दिया गया। यानी कि जो हाथी की केयर करता था लड़का, उसके ऊपर सारा डाल दिया गया कि भाई तुमने खाए हैं। और इस बात से बहुत दुखी था वो लड़का अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने सारे केले खा लिए, और एक्चुअल में उसने केले तो खाए नहीं थे। तो वो काफ़ी दुखी हुआ। लेकिन जब वो हाथी के पवेलियन की तरफ जा रहा था, जहाँ पर हाथी रहता था, तो उसने वहाँ पर एक केले का छिलका पाया जो कि पिचका हुआ था। केला था जो कि उसके मुंह से गिर गया होगा, और वो पिचक गया, एकदम सॉफ्ट होता है केला, आपको पता है। तो इससे पता लगा कि हाथी जो है वो केले खा रहा है। यानी कि 2-3 बार ये किस्से हुए, और दोनों तीनों बार इल्ज़ाम दूसरों पे लगा, लेकिन एक्चुअल में असली चोर कौन था इन केलों का? वो था वो हाथी कारी। तो लोग सोचते थे, वो लड़का सोचता था कि ये ट्विग्स घास फूस पे पलता है, लेकिन ये तो बनानास भी खाने लगा था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. I was very much frightened because I have never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. I crept out of the room and, with great fear in my heart, ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits, and kill all of us. अब वो लड़का जो है, उसने एक दिन सोचा कि वहाँ पर केले, बनाना वगैरह और फ्रूट्स पड़े, तो उसने सोचा मैं अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना भी फ्रूट्स ले सकता हूँ। लेकिन तभी वो जब वो बनानास लेने की तैयारी में है, तभी तो उसने पाया कि एक लंबा सा सांप जैसा एक लंबा सा जानवर अंदर आया, और उस बनानास की टोकरी में से बनाना लेकर जाने लगा। अब इसको देख के वो लड़का बहुत डर गया, और वो फटाफट भाग के उस कमरे से बाहर चला गया, और उसके मन में इतना डर था कि वो घर के अंदर दोबारा वापस नहीं आया, क्योंकि उसको लगा कि सांप आएगा और सारे जो फ्रूट्स हैं वो ले के चला जाएगा और उनको भी मार देगा। इसलिए वो घर के अंदर नहीं गया और वो बाहर ही भाग गया। एक्चुअल में वो जो सांप था, जिसको लड़का सांप समझ रहा था, एक्चुअल में वो सांप नहीं, वो हाथी की सूंड थी। कारी, जिसको फ्रूट्स बनाना बहुत पसंद थे, वो अपनी सूंड से ये सब कर रहा था। लेकिन जो भी कोई व्यक्ति इसको देखेगा तो ऑब्वियसली वो घबरा ही जाएगा। As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion and found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. अब वो लड़का जो था वो भाग के बाहर गया, तो उसने बाहर से देखा कि जो कारी था वो पवेलियन, यानी कि जहाँ पर वो रहता था, उस तरफ जा रहा था। तो ये लड़का डरा हुआ था, इसलिए उसको कंपनी चाहिए थी, तो वो भाग कर किसके पास गया? कारी के पास गया लड़का। लेकिन जब कारी की पवेलियन में वो लड़का पहुंचा, तो उसने देखा चारों तरफ बनानास बिखरे हुए हैं, और कारी जो है वो बिखरे हुए बनानास को अपनी ट्रंक से इकट्ठा करके खाने की कोशिश कर रहा है। That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Kari was the thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. Then I scolded him, for elephants understands words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. अब जो ये लड़का था, इसने जब कारी को जाकर देखा, तो कारी जो था वो क्या कर रहा था कि वो केले खा रहा था। तो अब असली चोर पकड़ा गया था। अब वो बच्चे ने उसको कान से पकड़कर पहले बाहर लेके गया हाथी को, और बाहर अपने पेरेंट्स को बुलाकर असली चोर उनके हवाले किया, और बताया कि इसका जो असली चोर था फ्रूट्स का, वो ये था, ना कि मैं, ना ही सर्वेंट्स। और अब हाथी को डरा कर समझाया गया कि अगर दोबारा तुमने ऐसे चोरी की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें कोड़े से मारा जाएगा। तो इसके बाद कभी भी हाथी ने कहीं से भी चोरी नहीं की, ना ही उसने डाइनिंग रूम से जो केले और फ्रूट्स पड़े थे वो लिए। लेकिन अगर कोई उसको खाने के लिए फ्रूट्स देता था, तो वो स्क्वील करके, यानी कि चिल्लाकर उसको थैंक यू बोलता था। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin.
अब हाथी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी यहाँ पर लेखक ने लिखी है कि हाथी जो है वो हमेशा पनिशमेंट के लिए विलिंग रहता है। अगर वो गलत करता है, हाथी से गलती होती है, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इसके लिए तैयार भी रहता है वो हाथी। लेकिन अगर आपने बिना रीज़न के उसको परेशान किया तो वो जिस प्रकार आपने उसको परेशान किया उसी तरीके से वो आपको भी परेशान करेगा। Elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say mali and pull his tongue back forward, he will gradually learn that it is a signal to walk. अब हाथी के बारे में बताया गया, हाथी जो है उसको आप सब कुछ सिखा दोगे तो वो सीख जाएगा। उसको चलना, दौड़ना, वॉक करना, तेज़ी से चलना, धीरे चलना, ये सब चीज़ अगर आप सिखा दोगे तो हाथी बहुत जल्दी सीख जाता है। जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही हाथी को भी सिखाना बहुत ही ईजी है। जैसे बच्चे जल्दी सीखते हैं, हाथी उससे भी जल्दी सीखता है। अगर आप हाथी का कान पकड़ कर उसको पुल करके बोलेंगे धत तो वो बैठ जाएगा, और अगर आप उसको बोलेंगे माली और उसकी सूंड को खींचेंगे आगे की तरफ तो वो समझ जाएगा कि उसे चलना है, यानी कि हम सिग्नल करने, वॉक करने का, यानी कि उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचने का और उसको बोलने का माली। तो इसका मतलब होता है कि चलो, धीरे धीरे चलो। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn dhat. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down for saying dhat, so that you can climb upon his back, or who would want to carry a ladder around all the time. अब हाथी को सिखाना वैसे तो बहुत आसान बताया गया है, और कारी जो था उसको माली बोलना, यानी कि उसको चलना, जो धीरे चलने का लेसन था वो सिखाने में लगभग 3 हफ्ते लगे। 3 हफ्ते बाद वो सीखा कि मुझे चलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन एलिफेंट जो है वो बहुत ही जल्दी बड़ा होता है और बहुत ऊंचा प्राणी है, इसीलिए धत यानी कि उसको बैठना जो सिखाना है, धत का मतलब होता है बैठना, कि उसको बैठने की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप उसको सहलाना चाहते हैं, उसकी सफाई करना चाहते हैं, उसकी पीठ के ऊपर सवार होकर आपको ये करना पड़ेगा, और अगर वो खड़ा है तो ऐसा करना मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए हाथी को धत बोलकर अगर आप बैठना सिखा देंगे तो वो आसानी से बैठ जाएगा और आप अपना काम जो उसको साफ़ सफाई उसकी है वो कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उसको बैठना नहीं आएगा, तो आप सीढ़ी लगाकर हाथी पे चढ़ोगे और हर बार सीढ़ी साथ में रखना पॉसिबल नहीं है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and above there is no way out. अब यहाँ पर बताया गया हाथी को टीच करना, जो सबसे मुश्किल चीज़ है उसको टीच करना, वो है मास्टर्स कॉल, मास्टर की कॉल। और लगभग इसमें 5 साल लग जाते हैं उसको सीखने में। तो लगभग ये जो हाथी था यहाँ पर कारी, उसने भी 5 साल लगाए। और इसमें क्या होता है, मास्टर कॉल के अंदर अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस किया जाए, जैसे हिसिंग करना, इससे सांप करता है वैसे, हाउलिंग करना जैसे कि भेड़िए वगैरह करते हैं। तो और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि टाइगर और स्नेक के बीच में फाइट हो रही हो, और आपको ऐसे ऐसे नॉइज़ उसकी कान में करने पड़ते हैं ताकि वो इन चीज़ों का, इन आवाज़ों का फैमिलियर इन आवाज़ों से हो जाए। और क्या आप जानते हैं कि हाथी जो रहता है उसको जब आप मास्टर कॉल देते हो तब क्या होता है, एलिफेंट को क्या एक्सपेक्टेशन होती है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the trees in front of him with his trunk. This frightens this frightens all the animals away. As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. अब बताया गया है कि हाथी जो है जब वो मास्टर कॉल सीख जाए, इनके आपके बुलाने पर वो आपके पास आने लगे, तो अगर आप जंगल में कहीं पर गए हैं घूमने और वहाँ पर आप
फंस जाएँ, यानी कि वहाँ से निकलने का रास्ता आपके पास ना हो, तो सीधा सीधा अपने एलिफेंट को बुलाइए, उसको मास्टर कॉल दीजिए और फिर वो आकर बड़े बड़े पेड़ों को आपके रास्ते से गिरा देगा और वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त जो वहाँ पर दूसरे प्राणी होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं। जैसे कि मंकीज़ की बात करें तो वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे छलांग लगाकर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कारी के बारे में। एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जो कि 5 महीने का था और किस प्रकार से वो जो है लेखक के साथ अलग अलग तरह से पेश आता था, मस्ती करता था, किस प्रकार से वो ये सब चीज़ें करता था, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ये था कारी द एलिफेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।